यदि किसी में सब्र है तो वो सैनिकों में, यदि किसी में सब्र है तो सैनिकों के परिवार में। भले ही उनके परिवार का कोई सदस्य शहीद हो जाए, उसके बाद भी वो अपने बच्चों को फिर से फौज में भेजने को तैयार हो जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में एक शहीद की बेवा अपील करती है कि आप शांत हो जाइए, और उसको शांत कराने के लिए भेजा गया था भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि मैं शहीद अजय आहूजा की पत्नी हूं और आप लोग शांत रहिए, क्योंकि ये दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को साथ खड़े होने की जरूरत है। तब कहीं जाकर एक पीछे से भीड़ में से आवाज आती है कि तुम खुद तो विधवा हो, दूसरों को भी विधवा करना चाहती हो। जब इस तरह की बात अधिकारियों ने सुनी, इस तरह की बात वहां खड़े मंत्रियों ने सुनी, तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, ये देखकर कि आम लोग अगर आज किसी मुसीबत में हैं तो उनको तसल्ली देने के लिए, उनको शांत करने के लिए परिवार रिश्तेदारों की सबसे अहम भूमिका होनी चाहिए। और परिवार रिश्तेदार ही सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। उस वक्त सरकार को टूटना पड़ा और उसके बदले में ऐसा कदम उठाना पड़ा जिस कदम की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जब जब इस किस्से को लोग याद करते हैं तो अंदर से सिहरन सी पैदा हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई अपनों के लिए आखिर इतनी जल्दी कैसे टूट सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है प्लेन हाईजैक की। दरअसल 24 दिसंबर 1999 की शाम 3:55 पर काठमांडू से चलकर एक हवाई जहाज जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था, तो उसमें जो कैप्टन होते हैं देवी शरण, वो सभी यात्रियों को एक आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि आपका हवाई जहाज काठमांडू से चलकर दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाला है, सभी लोग अपनी अपनी सीटें बांध लें। और कैप्टन, मेरा नाम देवी शरण है और मेरे साथ को पायलट हैं राजेंद्र कुमार, और साथ ही कॉकपिट में जो फ्लाइट इंजीनियर हैं वो हैं अनिल जाग्या। तो अपने सभी को जो यात्रा होने वाली थी उस यात्रा के बारे में शुभकामनाएं दे रहे थे, और शुभकामना देने के बाद हवाई जहाज उड़ने लगता है 3:55 पर। अभी ये काठमांडू नेपाल की सीमा में ही था, और जैसे ही सीमा पार करता है तो इसके अंदर बैठे हुए हैं 187 मुसाफिर, 187 यात्री बैठे हुए हैं। और जैसे ही ये हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करता है, हिंदुस्तान की सीमा में जैसे ही ये आता है, तो उसके बाद यहाँ पर 5 ऐसे अलग अलग व्यक्ति थे, 5 अलग अलग लोग थे। आजकल जो हवाई जहाज में सफर करते हैं, पहले हवाई जहाज कुछ इस तरह के नहीं होते थे। अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि जहां पर पायलट बैठता है या को पायलट बैठता है, वहां पर किसी आम यात्री की पहुंच वहां तक नहीं होती जब तक एक दरवाजा ना खुले। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बात 1999 की हो रही है। 24 दिसंबर 1999 को पहले कोई भी यात्री आराम से पायलट तक जा सकता था। तभी एक व्यक्ति पायलट के पास जाता है। पायलट के पास जाने के बाद कहता है कि तुम्हारा जो प्लेन है ये हाईजैक हो चुका है, हमारे लोगों ने तुम्हारे सब यात्रियों को अपने कब्जे में ले रखा है, और इस हवाई जहाज को अब आप दिल्ली ना लेकर सीधे लखनऊ के रास्ते आप लाहौर लेके चलिए, पाकिस्तान लेके चलिए। जैसे ही पायलट ये बात सुनता है उन्हें यकीन नहीं होता, और तभी उनमें से एक पायलट को वो खींचता हुआ अंदर की तरफ जब लेकर आता है तो अंदर 4 और नकाबपोश आतंकवादी हैं जिन्होंने हथियारों के बल पर कुछ यात्रियों को अपने कब्जे में लिया हुआ था, और बस जिसका मन कर रहा था, जिसको चाहे उसको पीट रहे थे, उसको मार रहे थे। अंदर से रोने की, पिटने की और गिड़गिड़ाने की आवाजें आ रही थी। पायलट समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि अब पायलट पूरी तरह से बंध चुके थे। उनकी कनपट्टी पर हथियार लगा हुआ था, तमंचे लगे हुए थे। पायलट जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और जाकर देवी शरण से जाकर कहते हैं कि सर, पूरा प्लेन सचमुच हाईजैक हो चुका है, बात बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, यात्रियों की जान खतरे में है, इसलिए जैसा ये कहते हैं कि बात माननी ही पड़ेगी। तब देवी शरण ने कहा ठीक है। उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, करते तो क्या करते यहाँ से। अब इन्होंने सीधा लाहौर की तरफ अपना जो हवाई जहाज था, वो प्लेन था जिसका नाम है IG-814 IC 814। अब उसको जब लाहौर यानी पाकिस्तान की तरफ जब करते हैं तो उन्हें एक मैसेज दिया जाता है कि हमारा प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और हमें लाहौर में उतरने की अनुमति प्रदान की जाए। जब ये संदेश, ये मैसेज पाकिस्तान को जाता है, वहाँ के जो प्रशासन को जाता है, तो वहाँ का प्रशासन साफ साफ कह देता है कि यदि तुमने इस हवाई जहाज को, इस प्लेन को हमारी इस सरजमी पर उतारने की कोशिश की तो हम तुम्हारे इस प्लेन को क्रैश कर देंगे, इसको उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद अब करें तो क्या करें। तब यहाँ से प्लेन चल ही रहा है, लेकिन जहाँ जाना था उसको वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ मारपीट का दौर शुरू हो जाता है। बार बार किसी को, कभी यात्री को पीट रहे हैं, किसी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसको पीटना शुरू कर दिया। कई यात्री ऐसे थे जिनके शरीर से, अलग अलग हिस्सों से, जगह जगह से खून भी निकल रहे थे, ब्लड बह रहा था। करें तो क्या करें। अब देवी शरण कहते हैं कि सर, हमारी बात सुनिए, हमारे इसमें फ्यूल की संख्या मात्रा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यदि ये हवाई जहाज ऐसे ही हवा में उड़ता रहा तो फ्यूल खत्म हो जाएगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा।
लाहौर वाले इसको उतरने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान वाले चाहते ही नहीं है। आखिरकार हम करें तो क्या करें। 6:01 पर यानी कि 3:55 पर वहां से उड़ा था और उसके बाद फिर ये हवाई जहाज हवा में चल ही रहा था और 6:01 पर हमारे देश की सरकार को ये सूचना दी जाती है कि जो प्लान है वो उसको हाईजैक कर लिया गया है और हाईजैक करने वालों की जो संख्या है लगभग 5 है। क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते ये अभी बात की बात थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ चुकी थी क्योंकि इसको जाना था काठमांडू से दिल्ली और उसकी दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसको लेके जाना चाहते थे लाहौर। और लाहौर तक के लिए क्योंकि ज़्यादा देर हवा में जब कोई हवाई जहाज तैरता रहेगा तो उसका फ्यूल जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएगा और फ्यूल की वाकई सख्त ज़रूरत थी। अब इसको लेकर कहीं भी उतारना था, किसी भी लेवल पर फ्यूल भरवाने के लिए जब बात चल रही थी तो ऐसे में कुछ भी करना था तो फ्यूल कहाँ से भरें कैसे भरें। तब उन्हें एक रास्ता सूझता है कि अमृतसर में जाकर इसको उतार दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब अमृतसर में उतारने की बात थी, अमृतसर में जाकर वो हवाई जहाज उतर जाता है। अब यहाँ से दिल्ली जब मैसेज आता है, दिल्ली की सरकार कहती है, अटल बिहारी वाजपेयी इन दोनों प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री जसवंत सिंह और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे। उन्होंने यही एक प्लान किया कि जितना भी डिले कर सकते हैं, जितना देर कर सकते हैं इस अमृतसर में उतनी देर करने की आप कोशिश करना। और यहाँ जो प्लेन उतरता है 7:05 पर ये लैंड कर जाता है, जमीन पा जाता है। ये पहले से मैसेज दे दिया गया था कि जितना देर करना उतना देर करने की आप कोशिश करना और ये देर नहीं माने तो अब कुछ भी मतलब करके इसको टाइम को डिले करना ताकि यहाँ की फौज को, यहाँ की जो सैनिक थे इनको सोचने का एक अच्छा खासा वक्त मिल सके। प्लेन हाईजैक को लगभग 100 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका था और यहाँ पर इस जगह जो प्लेन उतारा गया था अमृतसर में, यहाँ पर 40 मिनट का वक्त हो चुका था। अब इन्होंने जो देर कर रहे थे 40 मिनट तक कोई ईंधन नहीं मिलता है, तब ये आतंकवादी समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ झला चल रहा है। वो कहते हैं देवी क्षण से, पायलट से कहते हैं कि इसे उड़ाओ। अब उड़ाने वाली बात आती है तो क्योंकि अभी फ्यूल भरा नहीं है, इसको उड़ाने की जब बात आती है तब ये थोड़ा डिले करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें किसी न किसी तरह की बहानेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में एक यात्री आता है और वो यात्री कहता है कि मुझे बहुत तेज का टॉयलेट आ रहा है, मैं टॉयलेट करना चाहता हूँ। तो जब टॉयलेट करने वाली बात आ रही थी तो उसने आतंकवादी ने उसको रोकने की कोशिश की। वो यात्री था रूपल कात्याल। अब उसने जब आगे टॉयलेट के पास जाता है, वहां जाने के बाद जैसे कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, तभी एक आतंकवादी चाकू निकलता है और उसकी गर्दन पे चाकू चला देता है। उसकी गर्दन कट जाती है और उसके बाद यहाँ पर उसको और भी चाकू मारे जाते हैं। हालांकि सब यात्री इस दृश्य को देख नहीं पाए थे, लेकिन एक पायलट ने जैसे बचाने की कोशिश की तो उसके ऊपर बहुत सारा ब्लड आ जाता है। अब कहीं ना कहीं पायलट और बाकी जो क्रू मेंबर थे वो घबराने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जो आतंकवादी कह रहे हैं वो वाकई सचमुच कर भी सकते हैं। उधर बाकी यात्रियों के साथ मारपीट भी शुरू हो जाती है। पूरा हवाई जहाज घबराहट के मारे सबके सब लोग परेशान थे। इधर सरकार ने जो आदेश दिया था उस आदेश के तहत एक टैंकर भेजा जाता है और टैंकर की रफ्तार उस रनवे पर कुछ इस तरह से की जाती है ताकि ये उड़ना भी चाहे तो उड़ ना पाए। लेकिन जब इधर लोगों को मारपीट होने लगती है, एक रूपल कात्याल के साथ हत्या हो चुकी है, उसके सर से शरीर से खून बह रहा है, तब देवी क्षण के साथ पास कोई रास्ता नहीं था हवाई जहाज को उड़ाने के सिवा। अब वो उस हवाई जहाज को उड़ाने लगते हैं। उधर उसको रोकने के लिए नहीं कहा था बल्कि उसकी टैंकर की रफ्तार को धीमे करने के लिए कहा था, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही के चलते वो टैंकर रुक जाता है और एक तरह से कहते हैं कि रनवे पर बिल्कुल आमने सामने के वाली टक्कर की स्थिति पैदा हो जाती है। और जब हवाई जहाज बहुत तेजी के साथ जाता है तब देवी क्षण की समझदारी के चलते आखिरकार वो प्लेन क्रैश होने से पहली बार बच जाता है, उड़ तो जाता है। लगभग यहाँ पर और काफ़ी देर तक जब 7:50 तक अमृतसर की सीमा में उड़ता रहता है। अब इनके पास बहुत कम समय था, बहुत कम ईंधन बचा था, अब करें तो क्या करें। इंडिया में तो अब उन्हें लग रहा था कि यहाँ अगर हम उतारते हैं तो उतारने के बाद ऐसा ना हो कि ये प्लान करें, ये लोग सेना है या फिर यहाँ की पुलिस है, यहाँ की सरकार है, हमें हमारे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। अब आतंकवादियों ने कहा कि इस प्लेन को किसी भी कीमत पर लाहौर लेके ही चलना पड़ेगा। अब लाहौर की सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से जब बार बार एक रिक्वेस्ट की जा रही थी कि हमारे इस प्लेन को आप उतरने दीजिए, हमारे पास ईंधन कम है, यदि नहीं उतरा तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा। यहाँ भारत सरकार से अपील की जाती है, फिर भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से अपील करती है कि वाकई सचमुच ईंधन कम है और इस प्लेन को आप लाहौर में उतरने दीजिए। कुल मिलाकर वो लाहौर में प्लेन उतारा जाता है। उससे पहले हालांकि वो उसका जो रनवे होता है लाइटें बंद कर देते हैं, सब कुछ जो भी एक इसकी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो बंद कर देते हैं ताकि उनका ध्यान भटक जाए और यहाँ से वो चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे मामले को अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहता था। आखिरकार जब भारत सरकार ने अपील की तो पाकिस्तान की सरकार को झुकना पड़ा और लाहौर में जाकर ये प्लेन उतर जाता है। लेकिन एक शर्त पर उतरता है, शर्त ये होती है कि हम सिर्फ ईंधन भरेंगे, ईंधन भरने के बाद हम इन्हें यहाँ से भेज देंगे, हम इन्हें बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं रखेंगे। अगर आपका मसला है, आपका झगड़ा है, आपने अपने हिसाब से आप इस मामले को डील करिए। पाकिस्तान ने साथ देने से साफ इनकार कर दिया था।
कुल मिला के यहाँ ईंधन भर जाता है। और रात के लगभग 10:30 बजे का समय था और पाकिस्तान ने ये साफ साफ अनुमति दे दी कि यदि आपने हवाई जहाज यहाँ से नहीं उड़ाया तो हम इसको क्रैश कर देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे, भले ही चाहे तुम्हारे लोग मारे जाएं, कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से ये सीधा लाहौर से काबुल के लिए चलने लगता है। अब जब लाहौर से काबुल के लिए चलने लगता है तो पता चलता है कि काबुल में वो सुख सुविधाएं है ही नहीं रात में 10:30-11 बजे के आसपास उस प्लेन को उतारने की। तो यहाँ से फिर ये मस्कट की ओर चलते हैं और मस्कट वाले साफ इनकार कर देते हैं कि हम इस प्लेन को अपने यहाँ नहीं उतरने देंगे। ऐसे फिर ओमान की तरफ चलते हैं, ओमान की तरफ जाते हैं तो ओमान वाले भी साफ इनकार कर देते हैं, लैंडिंग के लिए बिल्कुल साफ न कर देते हैं कि हम आपको किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं देंगे। इसके बाद 25 दिसंबर की सुबह 3 बजे के आसपास दुबई के अल मिन्नत जो हवाई अड्डा है वहां पर इन्हें अनुमति मिल जाती है, लेकिन अनुमति की एक शर्त होती है। अनुमति की शर्त ये होती है कि आपको कुछ यात्रियों को यहां उतारना पड़ेगा और इनकी शर्त ये थी कि हमें फ्यूल चाहिए, क्योंकि फ्यूल इनका लगातार खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। कुल मिलाकर जो दुबई के हवाई अड्डे पर ये पहुंचते हैं वहां जाने के बाद इन्हें कुछ खाना मिलता है और साथ ही मिल जाता है इन्हें जो फ्यूल था, ईंधन था, ईंधन भी मिल जाता है। लेकिन जो शर्त यही थी कि हमें यात्री चाहिए। अब उसमें कुछ ऐसे यात्री थे जो बीमार थे, जो बुजुर्ग थे, औरतें थी, बच्चे थे, साथ ही उन्हें एक व्यक्ति की जो हत्या कर दी थी रूपल, उसकी लाश को भी वापसी करना था। 27 लोगों को उतारा गया उस लाश के सहित और 27 के 27 उतारने के बाद फिर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब हमारे यहाँ इस जमीन पर आप किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकते, आपको यहाँ से जाना ही होगा। कुल मिला के उन्हें यहाँ से भी जाना पड़ा। इधर हिंदुस्तान से शरद यादव उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, वो उन यात्रियों को लेने के लिए 27 के 27 यात्रियों को लेने के लिए चले जाते हैं सीधा दुबई के हवाई अड्डे पर। इधर से वो हवाई जहाज उड़कर पहुंच जाता है क्योंकि दिन निकल आया था और 26 तारीख की सुबह 8 बजे ये कंधार मतलब काबुल के जो हवाई पट्टी थी वहां पर पहुंचना था। लेकिन उन दोनों तालिबान की सरकार चल रही थी। तालिबान की सरकार ने कहा कि आप काबुल में इसको नहीं उतार सकते, आपको ये उतारना है तो एक काम करिए, आप जाकर इसे कंधार में उतार दीजिए। कंधार में इससे पहले कि पहुंचते तालिबानियों ने इस हवाई जहाज को पूरी तरह से घेरा हुआ था चारों तरफ से। और यहाँ से अब पता चलता है जो बातचीत का दौर था, हिंदुस्तान की सरकार 3 लोगों को नॉमिनेट करती है जिसमें विवेक काटजू होते हैं, अजीत डोभाल होते हैं, सीडी सहाय। इनको भेजा जाता है कि आप सीधा जाइए कंधार और कंधार में जाने के बाद उन आतंकवादियों से बातचीत करिए कि आतंकवादी आखिरकार इन्होंने हमारा जो हवाई जहाज है, इन्होंने जो हमारे यात्री हैं उनको क्यों कब्जे में लिया है, क्यों हाईजैक किया है, आखिरकार उनकी मांगे क्या हैं। जब उनकी मांगे बात सुनने के लिए आती हैं तो वाकई उसको सुनकर हैरत होती है, ताज्जुब होता है। उन्होंने 103 आतंकवादियों और साथ ही उन्होंने $20 करोड़ जो अमेरिकी होते हैं उनकी मांग की थी इन यात्रियों के बदले। जब ये बात हिंदुस्तान की सरकार को पता चलती है इन अधिकारियों के मार्फत तो वाकई हैरान करने वाली बात थी कि ऐसा कैसे हो जाएगा। यहाँ हिंदुस्तान की सरकार कोशिश कर रही थी इन्हें समझाने की लोगों को, क्योंकि उनके घर के परिवार के लोग एक एक दिन लगातार अब बढ़ता चला जा रहा है। 27 तारीख को ये लोग वहाँ पहुँच चुके थे और 28 से बीत जाती है। इस तरह से यहाँ की सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी तरकीब से किसी तरह से मान मनोबल किया जाए और जो 103 आतंकवादियों को छोड़ने की बात की जा रही है तो वो 103 से घटकर संख्या आ जाती है 36 पर। अब 36 पर बात आ जाती है, इसी बीच में ये पता चलता है कि 36 नहीं तो एक काम करिए, कुछ कम कर दीजिए, क्योंकि लगातार इसमें आपस में कम्युनिकेशन चल रहा था। इस बीच में तालिबान का जो रुख था वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति सही पॉजिटिव था और उसने कहा कि यदि इस जमीन पर, इस धरती पर कुछ भी खून खराब करने की कोशिश की तो हम पूरे प्लेन को क्रैश कर देंगे, साथ में हम तुम्हारे यात्री भले ही जाए मारे जाएं, लेकिन आतंकवादियों को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तब कहीं जाकर सहमति बन जाती है 3 आतंकवादियों की और 3 आतंकवादियों में नाम आता है मौलाना मसूद अजहर का, जो कि हरकतुल मुजाहिदीन का मुखिया था, 1994 में जम्मू की जेल में बंद था। दूसरा नाम आता है मुश्ताक का, जिसने 40 हत्याएं की थी। जितने भी हत्याएं हुई थी उसमें ज्यादातर मरने वालों में कश्मीरी पंडित थे। और तीसरा नाम आता है अहमद उमर सईद शेख का, जिसने भारत में 4 विदेशी नागरिकों को उनका किडनैप कर लिया था और भारत से कुछ मांग उसने मानने के लिए उसने एक डिमांड रखी थी। इससे पहले ही यहाँ की सरकार ने, यहाँ की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जो उसके मंसूबे थे वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन जब कंधार हाईजैक होता है तो उसमें 3 आतंकवादियों की जो मांग की जाती है उनके बारे में फिर पता चल जाता है कि आखिरकार ये कौन है। तो ये मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद, अहमद सईद शेख, उमर शेख, तो इनके बारे में अब यहाँ पूरे हिंदुस्तान में अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से या विपक्षी नेताओं के माध्यम से शोर शराबा मचना शुरू हो जाता है। विपक्षी लोग इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल दे रहे थे, मीडिया इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल दे रही थी। अब ऐसी कंडीशन में लोगों को शांत करना था
उधर वो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, मार अलग से पड़ रही है, उन्हें आतंकवादी बेवजह मार रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। और इधर घर वाले जो थे वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं सरकार पर कि हमारे रिश्तेदार को किसी भी कीमत पर आप लेके आइए वापस, अगर नहीं लेके आए तो बात खराब हो जाएगी। सरकार पर जब लगातार दबाव बनाया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में विदेश मंत्री से बातचीत होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरकीब से शांत करने की कोशिश करिए। तब विदेश मंत्री ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है, हवाला दिया है। अभी कुछ दिन पहले यानी कि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध में एक अजय आहूजा नाम के एक सैनिक थे जो शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी को बुलाया गया उस भीड़ भाड़ के पास, और भीड़ भाड़ वाले लोगों से उनकी पत्नी के माध्यम से ये कहलवाने की कोशिश की गई थी कि आप सब्र रखिए, आप शांति बनाए रखें, और सरकार बेहतर से बेहतर प्रयास कर रही है। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति बड़ी तेजी के साथ बोलता है, चीखते चिल्लाते हुए बोलता है कि तू खुद विधवा है। मतलब उसको सभ्यता के दायरे में रहते हुए कोई बात की ही नहीं जा रही थी कि तू खुद विधवा है और दूसरों को विधवा करना चाहती है। इसलिए हिंदुस्तान से जो भी कुछ मांगते हैं उसके बदले में वो दे दीजिए, हमें हमारे परिवार के लोग, हमें हमारे रिश्तेदार हर हाल में चाहिए तो चाहिए। फिर ये लोग, सरकार, नेता, अधिकारी कहीं ना कहीं झुकने के लिए मजबूर हो गए थे और 3 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। तब जसवंत सिंह ने कहा कि ठीक है, आप इन 3 आतंकवादियों को मेरे साथ भेजिए, मैं इनके साथ जाना चाहता हूं, और इस हिसाब से जाना चाहता हूं कि यदि मुझे वापस भी नहीं आना पड़ा, यदि ये फैसला बदल गया तो मैं वहां से वापस लौट कर आ जाऊंगा, लेकिन जिंदा नहीं आऊंगा और इन्हें मार के आऊंगा। कुछ इस तरह की बात उन्होंने अपनी किताब में इस बात का हवाला भी दिया है। और ये चल पड़ते हैं उन्हें लेकर, क्योंकि यहाँ के लोगों को शांत करना था, मीडिया को शांत करना था, विपक्षियों को शांत करना था। सरकार ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिरकार इन 3 आतंकवादियों के साथ कितनी धनराशि, जो 20,000 करोड़ उन्होंने मांगे थे, 20 करोड़ डॉलर मांगे थे जो अमेरिकी डॉलर थे, वो कितनी रकम थी, वो क्या वाकई उतनी रकम हिंदुस्तान ने दी थी कि नहीं दी थी, ये तो खैर पता नहीं, इस बात का तो क्लियर नहीं है। लेकिन 3 आतंकवादियों को जब लेकर जसवंत सिंह वहां पहुंचे थे तो ISI पाकिस्तान के यहाँ से इन तीनों आतंकवादियों के परिवार के लोग शामिल होते हैं और वहां पहुंचते हैं कंधार के हवाई अड्डे पर। और वहां जाने के बाद जब जसवंत सिंह के सामने बरबार में तीनों आतंकवादी खड़े हुए थे तो उनके परिवार के लोग भी खड़े हुए थे। तीनों परिवार के लोगों ने इस बात की तस्दीक की, इस बात की उन्होंने पुख्ता किया कि जो आतंकवादी हैं वो उन्हीं के परिवार के हैं, जिनकी मांग की गई थी ये वही लोग हैं। इसलिए हिंदुस्तान ने या इंडिया ने हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं की है और हमारे साथ हमने जो मांग की थी, हमारी मांग को इन्होंने मान लिया है, ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बाकी लोगों को आप छोड़ दीजिए। लेकिन जसवंत सिंह जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तालिबान से एक शर्त रखी थी, और शर्त ये रखी थी कि जब हम इन आतंकवादियों को सौंपेंगे तो हमारे जितने भी मुसाफिर हैं, जितने भी यात्री हवाई जहाज के अंदर हैं, उन्हें एक एक करके उतारा जाएगा जमीन पर। हम खुद देखेंगे कि सब के सब ठीक है कि नहीं है, ताकि हम गिनती कर सकें। और साथ ही जो आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक किया है, हम उनके चेहरे भी देखना चाहेंगे, आखिरकार वो लोग कौन हैं। तो कुल मिलाकर जो इसकी तालिबान सरकार थी उसने कहा कि दोनों शर्त हम तुम्हारी मान लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन आतंकवादियों ने, 5 आतंकवादियों ने तालिबान के 1-2 ऑफिसर थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया था, ताकि तालिबान की सरकार भी कहीं ना कहीं उनके सामने झुकी रहे। कुल मिला के अभी इन लोगों के नाम जो सामने आते हैं, जो इनका मुखिया था, चीफ था इब्राहिम अतहर, जो कि भावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला था। दूसरा आतंकवादी था उस प्लेन को हाईजैक करने में शाहिद अख्तर सईद, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। सनी अहमद काजी, जो कि कराची पाकिस्तान का रहने वाला था। मिस्री जहूर इब्राहिम, जो कि कराची पाकिस्तान का रहने वाला था। शकील सकूर, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। पांचों के पांचों आतंकवादियों की तस्दीक हो जाती कि वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे, और जो छुड़ाए गए थे वो भी पाकिस्तान के आतंकवादी थे। और इससे ये पता चलता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इसमें साथ दिया था। और लाहौर में जो उसके उठने से जो लाहौर में इसको हवाई जहाज को रोकने की, उतरने की जो परमिशन नहीं दी थी, अनुमति नहीं दी थी, उस अनुमति में कहीं ना कहीं वो अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सारे मंसूबे उसके खुलकर सामने आ जाते हैं, और जब ये बात लोगों के सामने आती है तो लोग वाकई हैरान थे। जाते जाते उन आतंकवादियों ने, क्योंकि तालिबान ने उन 5 आतंकवादियों को एक मैसेज दिया था कि अगले 10 घंटे के अंदर अंदर आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए, यदि आप यहाँ आसपास दिखाई दिए तो हम लोगों को तुम पर गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही वो जब जा रहे थे, जाते जाते विदेश मंत्री से कह के जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक तोहफा दे के जा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार तोहफा है तो क्या है। तभी देवीचरण से बात करते हैं, जसवंत सिंह पूछते हैं कि क्या तोहफा है, मेरी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि लाल रंग का बैग है, और हो ना हो मुझे लगता है कि उस बैग के अंदर बम है। और जब उस हवाई जहाज के हर एक हिस्से को टटोला गया, जांच पड़ताल की गई, तो वाकई सचमुच उसमें एक लाल रंग का बैग था। उस लाल रंग के बैग को तालिबान के एक ऑफिसर ने उतारा, और उतारने के बाद एक काले रंग की गाड़ी आती है, उस काले रंग की गाड़ी में उसको रख दिया जाता है, और वो
क्योंकि जो उसके शीशे थे वो भी काले थे, गाड़ी भी काली थी, उसके अंदर कौन बैठा था ये समझ में नहीं आया और वो बैग उसको लेकर सीधा चला जाता है और वो गाड़ी उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। फिर इसके बाद वो लेकर अपने सारे मुसाफिरों को, सारे यात्रियों को साकुशल लेके आते हैं, लेकिन कई लगभग 6 दिन तक, यानी कि 31 दिसंबर 1999 को उन्हें रिहा कर दिया जाता है। और इंडिया में जब वो आते हैं तो उनके लिए खबर छपती है कि हैप्पी न्यू ईयर, भारत में आपका स्वागत है। खबर तो अच्छी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत को एक ऐसा जख्म देना चाहते थे कि जैसे ही ये हवाई जहाज उड़ेगा तो उसके बाद ही प्लेन क्रैश हो जाएगा, सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन देवी शरण जो कि इसका पायलट होता है, उसकी सूझबूझ के चलते ये उनके जो मंसूबे थे वो पूरे नहीं हो पाए और ये घटना एक ऐसी घटना बन जाती है कि जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। और जब जब इस घटना को याद करते हैं तो वाकई तकलीफ होती है, जहाँ परिवार के रिश्तेदारों का एक सब्र का बांध बना रहना चाहिए था, उन्हें मदद करनी चाहिए थी। उन्होंने मदद करने की बजाय इस मामले को और ज़्यादा उग्र करने की कोशिश की, ताकि सरकार कमज़ोर पड़ गई और ये सब करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।